अस्सलाम वालेकुम। अब है हमारा टॉपिक 6 इशेंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो कौन सी कंपनी जो है वो यूज़ करती है। ये अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी को जब भी किसी पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा अमाउंट की कभी नीड होती है, तो वो शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करते हैं, उसके बदले में वो पैसे लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अकाउंटिंग सिस्टम जस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी ही यूज़ करती है, क्योंकि देखिए पार्टनरशिप भी है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, लेकिन वो ये अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में जो होता है ना, वो एक अकेला शख्स कारोबार कर रहा होता है, तो वहाँ पे पैसों की ज़रूरत इतनी होती ही नहीं है। मतलब वो अकेला जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है और पूरे कारोबार को वो अकेला ही चला रहा होता है। कुछ वर्कर्स होते हैं जो चला रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो अकेला सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ऑनर के पास ही जाता है। लेकिन जब पार्टनरशिप में कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है, तो वो सारे पार्टनर्स में जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप को भी इतने पैसों की नीड नहीं होती है कि वो शेयर्स या डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करें, ठीक है। और पार्टनरशिप में क्या होता है कि 2 से 3 लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या ज़्यादातर जो वो 20, ठीक है, 20 से ज़्यादा जो लोग हैं वो पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप की जो लिमिट है पार्टनर्स, मतलब पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लिमिट है वो है 20 से ज़्यादा नहीं होते हैं पार्टनर्स, ठीक है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में अनलिमिटेड पार्टनर्स हैं, ठीक है, अनलिमिटेड पार्टनर्स होते हैं। वहाँ पे जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इतने पार्टनर्स हों या इतने नहीं हों, ठीक है, वहाँ पे अनलिमिटेड पार्टनर्स होते हैं। क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में थोड़े से भी कोई पर्सन आएगा, वो शेयर्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहा होगा और उसको मालिक बना दिया जाएगा, ठीक है। थोड़े थोड़े शेयर्स पे ही जो है वो पर्सन को मालिक बना दिया जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जब भी किसी पैसों की ज़रूरत होती है, वो शेयर्स या डिबेंचर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक को जो है वो इशू करते हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में किस तरीके से आते हैं, ठीक है, इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो इसकी रिक्वायर्ड की हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। रिक्वायरमेंट में जस्ट जो है वो एंट्रीज होती है, कोई अदर रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस जो एंट्रीज जो है वो हमें बनानी होती है, ठीक है। शेयर्स एंड डिबेंचर्स में फ़र्क देख लेते हैं कि क्या है। शेयर्स देखें, शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो है वो सिमिलर टर्म नहीं है, एक जैसी चीज़ नहीं है, ये जो है वो अलग अलग है। शेयर्स में ये होता है कि जब भी हम किसी पर्सन को शेयर्स इशू करते हैं और बदले में वो जो पर्सन है वो हमें पैसे देगा, लेकिन हमें उसको ऑनरशिप भी देनी होगी, ठीक है। जब भी हम किसी को शेयर्स इशू करते हैं और बदले में वो हमें पैसे देता है, लेकिन साथ में हमें उसको ऑनरशिप भी देनी होती है, हमें उसको मालिक भी बनाना होता है अपनी कंपनी का, ठीक है। लेकिन डिबेंचर्स में ऐसा नहीं होता है। अगर हम किसी पर्सन को डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं और बदले में वो हमें पैसे दे रहा है, लेकिन बदले में जो वो हमें पैसे दे रहा है, आफ्टर सम टाइम हमें वो पैसे उसको रिटर्न करना होगा कुछ सालों बाद, ठीक है ना, या कुछ सालों बाद ही होते हैं, क्योंकि ये जो डिबेंचर्स वगैरह इशू करते हैं और इसके जो पैसे हमें लौटाने होते हैं, तो वो ये होता है कि उसमें टाइम पीरियड होता है 5 साल का, 6 साल का, इस तरीके से। तो हमें कुछ साल बाद जो वो पैसे हमें देने होते हैं। लेकिन शेयर्स में ऐसा नहीं होता। शेयर्स में जो पैसे हमें मिलेंगे, जो शेयर्स हम इशू करेंगे और बदले में हमें वो पैसे देगा, तो वो पैसा हमें जो है वो रिटर्न नहीं करना होगा, बल्कि हमें उसको ऑनर बनाना होगा, हमें उसको ऑनरशिप देनी होगी। लेकिन डिबेंचर्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डिबेंचर्स में जब हम इशू करते हैं और बदले में हम किसी से पैसे लेते हैं, तो वो पैसे हमें कुछ सालों बाद उसको देने होते हैं, हमें रिटर्न करने होते हैं। तो इसलिए डिबेंचर्स को एक लायबिलिटी कहा जाता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये जो डिबेंचर्स के बदले में जो हमें पैसे मिलते हैं वो 5-6 साल बाद हमें जो है वो वापसी करना होता है। इसी तरीके टाइम पीरियड ही बता दिया जाता है, ठीक है ना, कि 5 साल बाद, 6 साल बाद या 4 साल बाद हमें देने हैं। तो इस तरीके की लायबिलिटी जब होती है कि मतलब करंट लायबिलिटी तो ये है ना कि आज हमने किसी से पैसे लिए, कल हमने उसको देने, तो ये तो करंट लायबिलिटी होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है, जो हमें बहुत सालों बाद पे करनी होती है, बहुत सालों बाद जो रिटर्न करना होते हैं, वो हमारी जो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। तो हमने इसलिए हम डिबेंचर्स को जो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो इशू होते हैं उसकी अलग अलग मतलब सिचुएशन होती है कि कभी पार वैल्यू पे जा रहे हैं, कभी डिस्काउंट में दे रहे हैं, कभी प्रीमियम पे दे रहे हैं। शेयर्स की हमेशा पार वैल्यू जो होती है वो 10 होती है एंड डिबेंचर्स की हमेशा पार वैल्यू जो होती है वो 100 होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से पार पे जाएगा तो 10 रुपये पे जाएगा, अगर प्रीमियम पे जाएगा तो 10 से ज़्यादा होगा, और अगर डिस्काउंट होगा तो 10 से कम होगा। लेकिन डिबेंचर्स पार पे जाएंगे तो 100 के जाएंगे, कम के जाएंगे तो ये होगा कि 90 के जा रहे हैं, और अगर प्रीमियम पे जा रहे हैं तो 110, 120 इस तरीके के जाएंगे। तो ये जो पार वैल्यू का मैंने आप लोगों को बताया और मतलब प्रीमियम वगैरह डिस्काउंट का जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चन, तो जब भी आप लोग ज़्यादा जो है वो क्लियरली समझ पाएंगे।
तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से एग्जाम्स में आते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अच्छा, एंट्रीज में बता दूं कि एंट्रीज जो होती है ना वो थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। मतलब जो अभी तक हम एक आम सी जनरल एंट्रीज बनाते हुए हैं, अभी पार्टनरशिप में हमने कितनी एंट्रीज बनाई, तो उससे हट के थोड़ी एंट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर्स इशू की कोई एंट्री होगी, यहाँ पे डिबेंचर्स इशू की एंट्री होगी, परचेजेस वगैरह भी हो रही होंगी, फिक्स एसेट वगैरह परचेज हो रहा होगा, कोई एक्सपेंस वगैरह पे हो रहा होगा, उसकी भी एंट्रीज होती हैं, ठीक है। ये कुछ एंट्रीज होती हैं यहाँ पर। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रमीज एंड कंपनी लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, पार वैल्यू ₹10। रमीज एंड कंपनी है, कुछ शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो है वो इश्यू करते हैं, ठीक है। और अच्छा, शेयर्स एंड डिबेंचर्स जब इशू किए जाते हैं जब उन्हें किसी पैसों की जरूरत होती है, ठीक है। और पार वैल्यू ₹10, मतलब पार वैल्यू किसकी बताई हुई यहाँ पे पार वैल्यू बताई हुई शेयर्स की, डिबेंचर्स की पार वैल्यू नहीं बताई गई है। तो डिबेंचर्स की जो पार वैल्यू वो 100 ही कंसिडर करते हैं। सो पहली जो ट्रांजेक्शन है वो ये है, द कंपनी ऑफर 1,20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने ऑफर करे 1,20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, 10 का एक, ठीक है। ₹10 ईच का मतलब है 10 रुपए का एक शेयर है। एट ₹15 पर शेयर, 10 का शेयर है लेकिन 15 का दे रहे हैं, ठीक है। टू पब्लिक, कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक को ऑफर करती है कि भाई हमें जो वो इतने पैसों की जरूरत है और हम 1,20,000 शेयर जो है वो इशू कर रहे हैं पब्लिक को, 15 रुपए का देंगे। अब बाद में बात आती है कि भाई एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,40,000 शेयर्स, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,40,000। अब ये एप्लीकेशन क्या है, तो मैं इस एंट्री को, मैं इस ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करती हूँ पूरी, जब हम रीड कर लेंगे। Applications were received for 1,40,000 shares. 1,20,000 shares were allotted and the excess money was refundable. देखें, कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो शेयर्स इशू करती है। अब यहाँ पे जो कंपनी ने ऑफर करें वो 1,20,000 शेयर्स इशू करें। फिर अच्छा, ये बात जो है ना वो अखबार वगैरह में दे दी जाती है कि भाई इस कंपनी ने इतने शेयर्स इशू करें, किसी को भी ये शेयर्स लेने हैं तो वो राब्ता वगैरह करें इस कंपनी से। फिर जो वो पब्लिक जो है वो राब्ता करती है, ठीक है। पब्लिक राब्ता किस सूरत में करती है, एप्लीकेशन जो है वो कंपनी में जो है वो डिपॉजिट करा देती है कि भाई ये, जैसे यहाँ पर है कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,40,000 शेयर्स, ठीक है। तो पब्लिक की तरफ से जो एप्लीकेशन कंपनी में आई है वो 1,40,000 की है, लेकिन कंपनी ने बोला कि यार हमें तो ना बस 1,20,000 शेयर्स की, मतलब 1,20,000 शेयर्स हम देंगे। और पब्लिक क्या कह रही है कि भाई हमें तो 1,40,000 शेयर्स चाहिए। तो जितने भी कंपनी ऑफर करती है उतने जो हैं वो पब्लिक को दे दिए जाते हैं, मतलब पब्लिक में से जितने भी लोगों ने शेयर्स खरीदे उनको मालिक बना दिया जाता है, और जितने भी मतलब एक्सेस शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को रिफंड कर दिए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो कंपनी ने 1,20,000 शेयर्स जो हैं वो इशू करें, लेकिन रिसीव पब्लिक की तरफ से कितनी आएंगी, 1,40,000 की। तो बस 1,20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स पे हम कैपिटल बनाएंगे, मतलब 1,20,000 शेयर्स पे ही जो है ना वो पब्लिक को जो है वो ऑनरशिप देंगे, और बाकी के जो 20,000 शेयर्स हैं वो पब्लिक को रिफंड कर दिए जाएंगे। तो इसकी एंट्री किस तरीके से होगी ये मैं देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एंट्रीज कंपनी का नाम वगैरह मेंशन कर देंगे, ठीक है। एंड जो है वो जो एंट्री के लिए पूरा कॉलम जो है वो ड्रॉ कर दिया जाएगा। तो जो एप्लीकेशन जो है ना रिसीव होती है ना, देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन रिसीव होती है, सो यहाँ पर एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 1,40,000 की है। तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनती है, जब भी कंपनी में एप्लीकेशन जो है वो जब डिपॉजिट मतलब जो है वो जमा कराते हैं पब्लिक वाले, तो किस तरीके से उसकी एंट्री कंपनी में जो है वो पास होती है कि बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। क्योंकि एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि पैसे जमा करा दिए। जब कंपनी ने बोला कि 1,20,000 शेयर्स हम दे रहे हैं, तो पब्लिक ने कितने पैसे जमा करा दिए, 1,40,000 शेयर्स की जो है वो पैसे जमा करा दिए। भाई 1,40,000 अगर शेयर्स हैं और एक शेयर 15 रुपए का है, तो पब्लिक ने कितनी अमाउंट जो है वो हमारी कंपनी में जो डिपॉजिट करा दी। तो हमने बोला भाई बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। यहाँ पे कैश का नेम यूज नहीं होगा। अगर कह दिया जाए एंट्री में कि भाई शेयर्स के जो पैसे हैं वो कैश की सूरत में मतलब लिए जा रहे हैं, तो फिर कैश आप यूज कर लीजिएगा, वरना बैंक ही कंसिडर करेंगे हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, और 1,40,000 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर पार वैल्यू 10 थी, लेकिन दे कितना कर रहे थे, 15 का। तो हर अब हम शेयर्स को 15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आगे चल के मैं बताऊंगी कि कब 10 से मल्टीप्लाई होगा।
अभी जो शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 15 की ही एक है, तो 1,40,000 को 15 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 21 लाख। तो 21 लाख की एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई है, ठीक है। तो ये बैंक डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, और नरेशन बना देंगे टू रिकॉर्ड रिसीव एप्लीकेशन। मैं अगेन बता देती हूँ कि जब भी एप्लीकेशन रिसीव होंगी तो उसकी एंट्री फिक्स होती है बैंक डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव होंगी उसको आप पार वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पार वैल्यू जो थी वो 15 बताई गई थी, 10 का था लेकिन 15 पे शेयर इशू हो रहा था, तो हमने 15 से उसको मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 21 लाख। ये शेयर एप्लीकेशन रिसीव की एक एंट्री पास कर दी। सेकेंड एंट्री होती है कैपिटल बनाना, ठीक है। अब हम क्या है, अब हम मालिक बनाएंगे, हम ऑनरशिप देंगे जनरल पब्लिक को। तो उसकी एंट्री किस तरीके से होती है कि ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन जो है वो डेबिट साइड पे चल जाता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड पे चल जाता है। जब भी हम जनरल पब्लिक को ऑनरशिप दे रहे होते हैं तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड पे, इसका मतलब यही है कि शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल बनाना, मालिक बनाना, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, कंपनी ने ऑफर कितने की थी, 1,20,000 शेयर्स की, तो हम मालिक भी 1,20,000 शेयर्स पे बनाएंगे। भले ही पब्लिक ने कितने भी पैसे जो है वो बैंक मतलब हमारी कंपनी में डिपॉजिट करा दिए, लेकिन हम मालिक उसी पे बनाएंगे जितने कंपनी ने ऑफर किए होंगे, ठीक है। तो कंपनी ने ऑफर जो किए थे वो 1,20,000 शेयर्स करते, तो हमने 1,20,000 को 15 से ही मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख दी 18 लाख। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बनेगा, ठीक है। वहां पे हम जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो पार वैल्यू जो है वो यहाँ पे जो एडिशनल पार वैल्यू है उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल पार वैल्यू क्या थी, 5 कि 10 जो है वो पार वैल्यू है, 5 एडिशनल देती है। तो 15 मतलब 1,20,000 को 15 से मल्टीप्लाई करके तो हमने यहाँ लिखा कि भाई 1,20,000 शेयर जो है वो हमने पब्लिक को ऑफर किए थे, 15 का एक था, हमने उसको मल्टीप्लाई करा तो 18 लाख की शेयर एप्लीकेशन, जो 18 लाख शेयर एप्लीकेशन को हमने जो कैपिटल बना दिया, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई थी, 21 लाख, लेकिन हम कैपिटल कितने पे बना रहे हैं, 18 लाख पे। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बनेगा और कितने पे, 1,20,000 शेयर्स पे। तो 1,20,000 शेयर्स को हमने मल्टीप्लाई करा 10 से, तो यहाँ पर आ गया 12 लाख। 12 लाख जो है वो हमने 12 लाख पे जो है वो हमने कैपिटल बना दिया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो भाई शेयर एप्लीकेशन 18 लाख की थी, हमने कैपिटल बनाया 12 लाख पे, तो 6 लाख का जो है वो प्रीमियम हुआ है, ठीक है। मतलब जिनको जो है हमने शेयर दिया है ना, मतलब जिनको हमने शेयर दिया उसमें हमने प्रॉफिट कमाया, हमें प्रीमियम हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिखा ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। 1,20,000 को ही हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि प्रीमियम कितना है, 5 का। 10 पार वैल्यू थी लेकिन अब 15 है तो 5 जो है वो प्रीमियम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 1,20,000 को 5 से हमने मल्टीप्लाई करा, इसको जो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख का प्रीमियम आ जाएगा। हमेशा अगर पार वैल्यू से ज्यादा पार वैल्यू, जैसे पार वैल्यू यहाँ पे 10 थी लेकिन जो मार्केट वैल्यू बताइए पार की वो 15 बताइए, तो ये प्रीमियम होता है। तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट साइड पे शो होगा ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम के नाम से। टू रिकॉर्ड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अब हमने मालिक बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रिफंड की जो है वो एक एंट्री बनेगी क्योंकि 21 लाख की जो है वो शेयर एप्लीकेशन रिसीव की थी, लेकिन हमने सिर्फ 18 लाख पे जो है वो कैपिटल बनाया है प्रीमियम के साथ, कि 12 लाख का जो है वो कैपिटल बना, 6 लाख का प्रीमियम हुआ, तो ये होगा टोटल 18 लाख। तो 21 लाख की हमने शेयर एप्लीकेशन रिसीव की थी, हमने कैपिटल कितने पे बनाया, 18 लाख पे। 18 को 21 से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 3 लाख। 3 लाख की जो एप्लीकेशन है वो मतलब रिफंड कर देंगे, मतलब वो रिफंड मतलब रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो जब भी आप एप्लीकेशन रिसीव करते हैं आप एंट्री किस तरीके से बनाते हैं कि बैंक डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, लेकिन जब आप रिटर्न करेंगे तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी तो ये हो जाएगी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितनी जो है वो हम जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, शेयर्स कितने रिटर्न कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि भाई 1,40,000 के शेयर्स रिसीव करे थे लेकिन कैपिटल हमने सिर्फ 1,20,000 से बनाया। 1,20,000 को 1,40,000 से माइनस करेंगे, आप लोग के पास बचेंगे 20,000। 20,000 के शेयर्स जो है वो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो 20,000 को 15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 3 लाख। टू रिकॉर्ड रिफंड एक्सेस मनी, ठीक है, कि इस 21 लाख की शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव कर ली थी, 18 लाख पे हमने कैपिटल बना दिया है, 3 लाख का हमने उनको वापसी कर दिया, क्योंकि पब्लिक को जितने शेयर्स इशू करे जाएंगे उतने पे ही कैपिटल बनेगा। पब्लिक चाहे जितने भी पैसे जो है वो डिपॉजिट करा दे कंपनी में, लेकिन जितने कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करेगी उनको उतनी ही ऑनरशिप दी जाएगी, ठीक है। और बाकी जो एक्स्ट्रा शेयर्स या एक्स्ट्रा अमाउंट जो वो
जो है वो मतलब डिपॉजिट कराएंगे उनको वो वापसी कर दी जाएगी। ये रिफंड की मतलब रिफंड एक्सेस मनी की ये एंट्री हम लास्ट में पास करेंगे। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन की बनेगी, फिर कैपिटल बनाया जाएगा और फिर मतलब जो रिटर्न हो रहे हैं अमाउंट वो हम वापसी कर देंगे। अच्छा देखें, और पार वैल्यू में बता दूं कि अच्छा जब भी ये 10 या 15, जैसे यहाँ पे पार वैल्यू 10 थी और दिया 10 थी और दिया 15 पर, तो हर जो मैंने एप्लीकेशन मतलब शेयर्स को जो है मल्टीप्लाई करा वो 15 से ही मल्टीप्लाई करा है। बस एक जगह मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा है क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बनता है। अगर प्रीमियम है तो उसको हम इस तरीके से अलग से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल चाहे प्रीमियम पे बन रहा हो चाहे डिस्काउंट पे बन रहा हो, कभी भी हम शेयर कैपिटल में इसका जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बनेगा, प्रीमियम और डिस्काउंट वो हम अलग से जो है वो शो करेंगे, जैसे यहाँ पे प्रीमियम शो करा है हमने, ठीक है। तो ये एंट्री जो है वो ध्यान में रखिएगा। कभी भी कंपनी जो है वो शेयर्स ऑफर करेगी, शेयर्स जो है वो ऑफर करेगी और एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा रिसीव कर ली जाएंगी, तो उसकी एंट्री इस तरीके से बनेगी। सो आप लोग के पास कभी भी ये ट्रांजेक्शन आए कि कंपनी ने ऑफर जो करें शेयर्स वो कम करें, लेकिन पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन जो है वो रिसीव ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो फिक्स एंट्री ये होगी, सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री बनाएंगे, फिर उसके बाद शेयर कैपिटल बनाएंगे, फिर वो जो एक्सेस अमाउंट होगी वो रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन है लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय इशूइंग 80,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द मार्केट प्राइस पर शेयर वॉज ₹15। लैंड खरीदी गई है और उसके लिए उसके बदले में पैसे नहीं दिए, मतलब हमने शेयर्स दिए, मतलब शेयर कैपिटल हमने बनाया, ठीक है ना। तो 80,000 के शेयर्स थे, 10 का था, लेकिन मार्केट वैल्यू जो थी 15 की थी, तो जो मार्केट वैल्यू होगी उसी पे दिया गया होगा, ठीक है। तो लैंड जब आप परचेज करते हैं तो वो डेबिट साइड पे, कोई भी चीज़ आप परचेज करेंगे कहाँ थी, डेबिट साइड पे। अच्छा फिक्स एसेट परचेज अगर होता है तो फिक्स एसेट का नेम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो ट्रांजेक्शन थी वो लैंड की थी, तो हमने लिखा कि भाई लैंड ली है हमने कितने की, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं शो करी, अगर आप देखा जाए तो कोई अमाउंट नहीं। तो आप 80,000 मतलब जितने भी शेयर्स इशू करे जाएंगे उसको आप मार्केट प्राइस शेयर जो है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो पार वैल्यू है, लेकिन उस वक्त मार्केट वैल्यू जो थी ना पार वैल्यू की 15 थी, तो 80,000 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 80,000 को 15 से हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें पता चलेगा कि लैंड हमने कितने की खरीदी। लैंड हमने खरीदी है 12 लाख की। फिर जब हमने शेयर्स दिए हैं तो इट्स मीन कि हमने शेयर कैपिटल बनाना है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बनाएंगे, 80,000 को 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बनता है, तो 80,000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, ये 8 लाख आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 होती है, पार वैल्यू 15 है, तो 5 का क्या हुआ, प्रीमियम हुआ। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम के नाम से आ जाएगा, जितने भी शेयर्स होंगे उनको हम पार वैल्यू पे जो प्रीमियम होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पार वैल्यू पे जो प्रीमियम था वो 5 का था, 80,000 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया 4 लाख। टू रिकॉर्ड लैंड एक्वायर्ड, हमने लैंड खरीदने की एंट्री बना दी, ठीक है, कि लैंड 12 लाख की थी। कैपिटल मतलब जिससे हमने ये लैंड खरीदी उसको हमने मालिक कितने का बनाया, 8 लाख का, 4 लाख का हमें प्रीमियम हुआ। ये सेकेंड एंट्री हो गई, ठीक है। थर्ड एंट्री, इशू 10,000 5 years debentures of ₹100 at par, redeemable after 5 years and ₹105 each। तो यहाँ पर जो 10,000 इशू का, अच्छा इशू करें 10, यहाँ पे शेयर्स की बात नहीं, इशू करें 10,000 5 years वाले डिबेंचर्स, कितने का था, 100 का, और 100 का ही दिया, ठीक है। लेकिन जब रिडीम की बारी आई, रिडीम का मतलब ये होता है कि जब पे की बारी आई, ठीक है ना। क्योंकि देखें डिबेंचर्स का जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इसका, तो मैंने बताया था कि डिबेंचर्स जब आप इशू करते हैं और बदले में जो आपको पैसा मिलता है वो पैसा आपको कुछ टाइम बाद देना होता है, कुछ सालों बाद आपको वो रिटर्न करना होता है। तो इसलिए रिडीम का मतलब यही है कि आप जो है रिटर्न करेंगे। तो आफ्टर 5 years, 5 साल वाली डिबेंचर्स, इसका मतलब क्या है कि 5 साल बाद आपने ये रिटर्न करना है। जब 5 साल बाद आप इसको रिटर्न करेंगे, कब रिटर्न करेंगे ये नहीं बताया कि किस डेट पे, बस 5 साल बाद जब रिटर्न करेंगे तो 100 जो है 5 का देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या रिकॉर्ड करना है, हमें इशू डिबेंचर्स रिकॉर्ड करने की, जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं उसकी क्या एंट्री होती है, और ये जो रिडीम की आती है कि भाई जो रिडीमेबल होगा आफ्टर 5 years 105 का, इसकी क्या एंट्री होती है। तो देखें सबसे पहले हम एंट्री बनाएंगे सिंपल इशू डिबेंचर्स की।
कि इशू डिबेंचर्स की जो एंट्री ये होती है कि बैंक डेबिट एंड डिबेंचर्स क्रेडिट, सिंपल, अगर पार वैल्यू पे जो है वो इशू किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने बना दी भाई बैंक डेबिट डिबेंचर्स क्रेडिट। कितने डिबेंचर्स थे? 10,000 थे। किस पे दिया? पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या थी? 100। 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी हमने 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने 10 लाख लिख दिया, डिबेंचर्स में भी हमने 10 लाख लिख दिया, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा। लेकिन जब रिडीम की बारी आई आफ्टर 5 years एट ₹1.5, मतलब जब आप इसको 5 साल बाद रिटर्न करेंगे तो 105 का देंगे, आप 100 का नहीं देंगे, ठीक है। तो उसकी एंट्री ये होती है कि देखिए कोई भी लायबिलिटी हो और आपने कम ली हो और आपको 5 साल हो या कभी भी आपको पे करना हो, लेकिन आप ज्यादा का कर रहे हो तो वो आपके लिए एक लॉस ही होता है, ठीक है। अगर 10,000 का आपने किसी से कोई पैसे मतलब उधार लिए हैं और आपको अगले में 20,000 रुपये जो है वो उसको रिटर्न करने, तो वो 10,000 का आपका लॉस ही कहलाएगा, चाहे आप उसको कर दो या आप उसको 5 साल बाद दो, वो लॉस ही कहलाएगा। तो इसलिए लॉस ऑन रिडेम्पशन लिखेंगे, ठीक है। डेबिट, अच्छा लॉस हमेशा कहाँ आता है? डेबिट साइड पे। लॉस ऑन रिडेम्पशन, जितने भी इशू होंगे डिबेंचर्स उसको उसकी मतलब एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो पार वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 100 तो पार वैल्यू, एडिशनल पार वैल्यू क्या है? 5, तो 5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 50,000, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 10,50,000 हो गया, लेकिन क्रेडिट साइड पे सिर्फ 10 लाख है, ठीक है। 50, ठीक है, क्रेडिट साइड पे क्या है? 10 लाख। अब अगर देखें आप तो 10 लाख रुपए जो आपने लिए हैं, ठीक है, 50,000 का आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो 50,000 का जब आपको लॉस हुआ है तो लॉस किस वजह से? भाई लॉस इसी वजह से हुआ है ना कि जब 5 साल बाद आप डिबेंचर्स को जो आप पे करेंगे, जो डिबेंचर्स इशू कर रहे थे बदले में आपको पैसा दिया गया, फिर आप 5 साल बाद उसको पे करेंगे, तो 5 साल बाद जो अमाउंट पे करेंगे वो आप 10 लाख पे नहीं करेंगे, अब वो आप 10,50,000 पे करेंगे, ठीक है। 10 लाख तो आपको मिल गया, 50,000 का आपको लॉस भी मिल गया। तो जब आप 5 साल बाद आप पे करेंगे तो ये 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने, तो वो जो एक्स्ट्रा पे करने वो तो आपके पास से जाएंगे ना, वो आपके पास से जो भी अमाउंट हमारे पास से जाती है वो क्रेडिट साइड पे शो होती है। तो हमने यहाँ पे भी यही 50,000 यहाँ पे क्रेडिट साइड पे शो कर दिए। अब इसको कोई नाम तो देना है, तो इसको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का नाम देंगे। ये प्रीमियम हमें नहीं हुआ, ये प्रीमियम किसका हुआ है? जिसने हमने जिसको डिबेंचर्स दिए थे बदले में उसने हमें पैसे दिए थे, उस बंदे को ये प्रीमियम हुआ, ठीक है। इसलिए हमने लिखा भाई ये जो लॉस ऑन रिडेम्पशन है ना वो अगले बंदे को प्रीमियम है उसका रिडेम्पशन पर, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस ऑन रिडेम्पशन भी आएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और सेम अमाउंट होगी और यहाँ पे सेम कैलकुलेशन होगी। जब भी डिबेंचर्स इशू करे जाएंगे और आफ्टर 5 years या आफ्टर 6 years जो है वो हम उसको पे करेंगे और उस पर प्रीमियम वगैरह होगा, तो लॉस ऑन रिडेम्पशन भी होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी होगा, और दोनों में सेम अमाउंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिबेंचर्स इशू करे गए थे लेकिन पार वैल्यू पे, लेकिन 5 साल बाद जब उसको पे करेंगे तो वो फिर प्रीमियम के साथ आप पे कर रहे हैं, लेकिन प्रीमियम उसको हो रहा है जिसको हमने डिबेंचर्स इशू करे थे। हमें तो लॉस हो रहा है लेकिन हमने यही करा कि वहाँ पे तो प्रीमियम हमने शो करा लेकिन यहाँ पे हमने लॉस ऑन रिडेम्पशन भी शो करा। इसको लॉस ऑन रिडेम्पशन ही करेगा कि रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिटर्न, जो हम रिटर्न कर रहे हैं उस पर हमें लॉस हुआ है, ठीक है। तो टू रिकॉर्ड इशू डिबेंचर्स, इसकी सिंपल जो है वो नरेशन पास कर देंगे आप, ठीक है। एंड फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। इन कंसिडरेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोमोटर्स द कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट पार। कंसिडरेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोमोटर्स वगैरह की जो है वो प्रोमोटर्स की सर्विस के लिए कुछ शेयर्स वगैरह जो वो इश्यू करे जाए। देखिए प्रोमोटर्स का जब भी नाम आएगा ना वो होता है प्रीमियरी एक्सपेंस, ठीक है, वो एक खर्चा होता है और खर्चा जो है उसके लिए तो हमारे पास से पैसा जाता ही है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो प्रीमियरी एक्सपेंस होता है ना इसके लिए शेयर्स वगैरह इशू करे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन कंसिडरेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोमोटर्स द कंपनी इशू 10,000 शेयर्स एट पार। तो इसकी सिंपल एंट्री क्या होगी? प्रीमियरी एक्सपेंस डेबिट, जब भी शेयर्स इशू करे जाएंगे क्रेडिट साइड पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का आना लाजमी है और हमेशा पार वैल्यू पर। अच्छा यहाँ पर जो प्रीमियरी एक्सपेंस के बदले में जो शेयर्स इशू करे गए थे वो पार वैल्यू पे ही किए गए थे, तो इसलिए बस 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे नरेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड शेयर्स इशू। वैसे तो नरेशन बहुत मतलब एक बड़ी बनेगी कि टू रिकॉर्ड जो है वो पे कर रहा है, मतलब टू रिकॉर्ड शेयर्स करें इशू किसके? अगेंस्ट प्रीमियरी एक्सपेंस।
या सिंपल लिख दिया प्रोमोटर्स। प्रीमियम एक्सपेंस बहुत ही लेंदी हो जाएगा और हमें नरेशन जो है वो 1 लाइन में ही बनानी होती है इसलिए, ठीक है। तो इसकी सिंपल मतलब नरेशन बना दी गई, टू रिकॉर्ड शेयर्स इशू अगेंस्ट प्रोमोटर्स। ये प्रीमियम एक्सपेंस ज़्यादातर तो अपने नाम से ही आ जाता है कि भाई प्रीमियम एक्सपेंस के लिए शेयर्स इशू करें। ये प्रीमियम एक्सपेंस पे किया है तो प्रीमियम एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट हो जाएगा जब सिंपल पे किया जा रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन शेयर्स इशू करे जाएंगे तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पे क्रेडिट, मतलब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट पाना लाजमी है जब भी शेयर्स इशू करे जाएंगे। ये हमारी 4th ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम 5th ट्रांजेक्शन देखते हैं। 5th ट्रांजेक्शन है परचेज बिल्डिंग फॉर ₹4,50,000 and its consideration, issue share of ₹10 each, the market price of each share was ₹15। अब बिल्डिंग परचेज करिए, लेकिन बिल्डिंग जो परचेज करी उसकी अमाउंट बता दी गई है 4,50,000 की। उसके लिए शेयर्स इशू करें 10 का था लेकिन 15 का दिया, शेयर्स नहीं बताया कि कितने का दिया। तो कभी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होंगी कि परचेज हो रही होगी कोई चीज़ और हमें शेयर्स वगैरह नहीं बताए जाएंगे, तो हम जो है वो शेयर्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार शेयर्स तो हमें बताए नहीं गए कि शेयर्स कितने इशू करें। तो जब भी हमें अमाउंट बता दी जाए और उसकी एग्जैक्ट पार वैल्यू, देखिए एग्जैक्ट पार वैल्यू है 15, 10 तो पार वैल्यू है लेकिन मार्केट प्राइस क्या है, मतलब जो परचेज हुई है बिल्डिंग और उसके लिए जो शेयर्स इशू करें वो कितने का एक शेयर दिया है। भाई पार वैल्यू तो 10 है, ये तो सही है, फिक्स है, लेकिन शेयर हमें 10 का, मतलब शेयर जिससे भी हमने बिल्डिंग वगैरह खरीदी उसको तो 10 का शेयर दिया नहीं, उसको तो हमने 15 रुपए का एक शेयर दिया, ठीक है। तो एग्जैक्ट पार वैल्यू क्या है हमारी 15। तो 4,50,000 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो आपको यूनिट्स पता चल जाएंगे। यूनिट्स मतलब शेयर्स पता चल जाएंगे। जब भी आपको अमाउंट पता हो, ठीक है, और इसके लिए जो पैसे दिए हैं, इसके लिए पैसे तो नहीं, इसके लिए शेयर्स दिए गए लेकिन शेयर्स नहीं पता, लेकिन एक शेयर कितने का वो भी पता हो तो हम शेयर्स इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 4,50,000 को 15 से डिवाइड करेंगे, आपको शेयर्स पता चल जाएंगे, ठीक है। कभी भी आप लोग के पास जो है वो अमाउंट हो और पार वैल्यू हो, शेयर्स नहीं हो, तो आप शेयर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4,50,000 जो है वो बिल्डिंग की जो है वो कॉस्ट थी और एक शेयर्स इशू करे थे और एक शेयर जो था वो 15 का था। तो 30,000 के शेयर्स इशू करें। अब 30,000 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4,50,000 की अमाउंट आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी बिल्डिंग की, ठीक है। तो ईजिली जो है वो हमने कैलकुलेशन कर ली किसकी, शेयर्स की। अब जो है अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह की जो है मतलब शो करने की इसकी ज़रूरत नहीं कि मतलब 4,50,000 को 15 से डिवाइड करें, नहीं ये नहीं। आप जो वो कैलकुलेटर में क्या करिएगा, अमाउंट लीजिएगा, उसकी पार वैल्यू, लेकिन एग्जैक्ट पार वैल्यू, ये नहीं कि मार्केट वैल्यू को छोड़ के आपने जो है वो जो भी मतलब पार वैल्यू आपने बोली, नहीं पार वैल्यू होनी नहीं, जो एग्जैक्ट पार वैल्यू मतलब उस वक्त शेयर की जो मार्केट प्राइस होगी ना, आपने उसको कंसिडर करना, ठीक है। तो हमें पता चल गया था कि 30,000 के शेयर्स जो है वो इशू करेगा। तो हमने लिख दिया बिल्डिंग भाई 30,000 के शेयर्स इशू करे थे, 15 से मल्टीप्लाई करा तो इसलिए 4,50,000 की बिल्डिंग की ये कॉस्ट बनी, ठीक है। उसके लिए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना था, 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लाख का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम भी था क्योंकि 10 तो इसकी पार वैल्यू थी, 5 का जो है वो प्रीमियम मिला। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम के नाम से 30,000 को ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,50,000 का जो वो प्रीमियम है कि 4,50,000 की बिल्डिंग की कॉस्ट थी। कैपिटल जो बनाया वो 3 लाख पे बनाया है, 1,50,000 का मुनाफा प्रीमियम है। टू रिकॉर्ड परचेज बिल्डिंग, ये हमारी 5th ट्रांजेक्शन जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। 5th ट्रांजेक्शन थोड़ी जो है वो बिल्कुल अलग थी। जो हमने अभी जैसे 2nd ट्रांजेक्शन जो थी इसमें हमें जो है वो कॉस्ट नहीं बताई गई थी, तो हमने शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, हमें यहाँ पे कॉस्ट पता चल गई। और 5th में क्या है कि हमें कॉस्ट बताई गई है, हमें मार्केट वैल्यू भी बताई गई वो पार वैल्यू की, लेकिन हमें यहाँ पे शेयर्स नहीं बताया गया। तो शेयर्स हमने जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लिए और फिर हमने जो है वो इसकी एंट्री पास कर दी इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, जितने भी शेयर्स होंगे ना मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी, जो भी चीज़ आपने खरीदी है उसी शेयर्स को आप जितना भी प्रीमियम होगा, जो एडिशनल पार वैल्यू होगी उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रीमियम पता चल जाएगा। उसी शेयर्स को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने कितनी ऑनरशिप दी, मतलब कितने पे उनको जो है वो मालिक बनाना, ठीक है। शेयर्स के मतलब शेयर्स देना ये एक तरीके से ये होता है कि मालिक बनाना, ठीक है। जब भी आप किसी को शेयर्स इशू करते हैं और बदले में जो वो आपको पैसे देते हैं
तो आपको ऑनरशिप भी देनी होती है, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स जो है वो मतलब कहलाते हैं। ठीक है, अब आपने बिल्डिंग वगैरह परचेज करी और जिस बंदे को आपने ये शेयर्स इशू करे होंगे ना, वो आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बन गया है और शेयर होल्डर मालिक कहलाते हैं। ठीक है, फिर ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये क्वेश्चन जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो है वो अभी हाफ हुआ है, इसकी 5th ट्रांजेक्शन है। ठीक है, 6th ट्रांजेक्शन आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।